Hello everyone, I'm Dr. Shweta Amit Bhandari. I'm happy that you all are in this challenge of our 11 days. Today is day 10 of our 11 days gratitude challenge. Till now we have done gratitude to different things, right? To life, to ecosystem, to elements that gives you life, फिर उसके बाद हेल्थ के लिए, वर्क के लिए, फिर मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी यानी घर और कपड़ों के लिए, फिर पीपल जो हमारे आजू बाजू थे। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे फोटो पोस्ट किए जिसमें वो जो पीपल उनको हेल्प करते हैं उनको कुछ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते वक्त, सो दैट्स गोइंग ऑन ब्यूटिफुली। सो थैंक यू सो मच कि आप ये चैलेंज के पार्ट हो ऑफ 11 days gratitude challenge. Today is day 10. We are in this very long journey of ours together and I'm happy कि हम लोग अलग अलग चीजों को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, बट इसमें से आज हम जिसको ग्रैटिट्यूड देने वाले हैं दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। जैसे हम लोग आजू बाजू की हर एक चीज को हमारे ग्रैटिट्यूड दे रहे, तो इनडायरेक्टली हम हमारे आजू बाजू की एनर्जी को एक शिफ्ट मिला रहे, एक ट्रांसफॉर्मेशन मिला रहे। with that something inside you is also transforming, so give this gratitude challenge to yourself, giving gratitude to the self, to the person inside you, to the inner child within you. So today is the day to celebrate, to feel grateful for that inner child within you. So gratitude to self. Look, if you are happy now from inside, then that will be reflected in your family. In relationship में हमने जैसे देखा कि बहुत बार अगर पर्सन अंदर से खुश नहीं है, यूजुअली रिलेशनशिप में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग शुरू रहता है, जो हम लोगों ने रिलेशनशिप वाले में देखा। तो उसकी वजह से काफी सारे लोग दूर हो जाते हैं। तो उसमें अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो अपने आप से वो जो ना खुशी है आपकी वो पूरे फैमिली में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी और अपने आप से अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सो एवरीथिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। अगर आपके रिलेशनशिप में इंटीमेसी नहीं है तो अपने आप से आप खुश नहीं होगे, और आप खुश नहीं होगे तो वो पूरे सारे आपके घर में रिफ्लेक्ट होंगी। बीइंग अ सोशल एनिमल, आप लोगों को आपका सराउंडिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है, आपके रिलेशन उतने ही इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है आपका खुद के साथ। आप के साथ कैसा बिहेव करते हो। यूजुअली क्या होता है, हम लोग चार इमोशन में ज्यादा रिसाइड करते हैं। पहले हम खुद को ब्लेम करते हैं, रिप्रोच करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि ये है ना मेरी गलती है, मुझसे ऐसा हो गया। तो ये जो हम लोग कॉन्स्टेंटली खुद के साथ कर रहे हैं ना, उसके अलावा हम खुद को रिप्रोच करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को एक रिसेंटमेंट जोन में लेके जाते हैं। रिसेंटमेंट यानी दुखी फेज में लेके जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस नेगेटिविटी फॉर ब्लेमिंग, खुद की गलतियां निकाल के, खुद को रिप्रोच करके। तो वी गो इनटू दिस नेगेटिविटी, और अगर आप नेगेटिविटी में हो तो आप बाहर पॉजिटिविटी कैसे दे सकते हो। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेल्फ, इट स्टार्ट फ्रॉम यू। सो पहले जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको खुश रहना है अंदर से तो यू नीड टू एम्प्टी योरसेल्फ। एम्प्टी कैसे करोगे, तो आपके अंदर जो इतने दिन के सबका गुस्सा, इमोशंस जो कुछ भी है ना, पहले वो आपको क्लीन आउट करना पड़ेगा। तो क्लीन आउट कैसे करोगे, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। अभी एक्सप्रेस करके आपको आजू बाजू वाले लोगों से झगड़ा नहीं करना है, बट आपको एक्सप्रेस ऐसे वे में करना है, ऐसे वर्ड्स यूज के, ऐसे तरीके से, ऐसे टाइम पे कि वो सामने वाले को आपका इमोशन फील हो और उसकी वजह से उसको स्कोप मिले इम्प्रूवमेंट का। राइट, अगर आप बताओगे कि ये चीज मुझे बुरी लगती है तो सामने वाले को भी समझ में आता है कि अच्छा इसको ये चीज बुरी लगती है तो ये नेक्स्ट टाइम से नहीं करनी है। बट अगर आप बताओगे ही नहीं, आप अंदर ही रखोगे, तो सामने वाला वो चीज रिपीट करेगा। राइट, और रिपीट करेगा तो इनडायरेक्टली आप और हर्ट होगे तो धीरे धीरे आप लोग दूर हो जाओगे। तो उससे अच्छा ट्राई कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपने इमोशंस को इन राइट वे एट राइट टाइम। ठीक है, अभी राइट वे क्या है, राइट वे समझने के लिए आपको सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। अभी सामने वाला पर्सन एक तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। राइट, तो हमारे पास कुछ बहुत ब्यूटीफुल फिलोसफी है जिससे आप एक मेल और फीमेल डिफरेंटली क्यों बिहेव करते हैं इसके बारे में बहुत मैजिकली समझ सकते हो। अभी जैसे हम लोगों ने हेल्थ वाले सेक्शन में देखा था कि हमारी बॉडी पूरी एनर्जी की बनी है, हमने उसके लिए एक वीडियो देखा था। आपकी बॉडी में अलग अलग चैनल्स से आपकी बॉडी में एनर्जी स्प्रेड होती है। राइट, तो वो चैनल्स जहां जहां पे मीट होते हैं, राइट, वो 72,000 नाड़ियां जो आपकी बॉडी में जहां जहां पे वो मीट होती है, जैसे पानी मीट होके वो भंवरा बनाती है, वैसे ही ये आपके चक्र जहां जहां पे मीट होते हैं तो वो एक अलग टाइप के सर्कल्स बनाते हैं जिससे एनर्जी आपकी बॉडी में और ज्यादा पुल होती है। राइट, उसमें से जो मेन नाड़ियां जहाँ पे मिलती है
वो हमारे बॉडी के 7 पॉइंट्स है और उससे बनते हैं हमारे 7 चक्र। अभी ये 7 चक्र के लिए अलाइनमेंट के लिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। जिनके ये 7 चक्र एक्टिव रहते हो मतलब उनकी कुंडलिनी एक्टिव। ना व्हाट इज दिस कुंडलिनी एक्टिव, पहले उसके लिए आप समझिए कि हर चक्र का रोल अलग अलग है। चक्र का रोल यानी क्या कि जब वो चक्र आपका, जैसे हम ना अलग अलग चक्र अलग अलग प्लेसमेंट के हिसाब से रखा गया है, जहां पे भी वो प्लेस्ड है वो उस वहां के ऑर्गन्स को संभालता है। उसके अलावा उसके भी, जैसे हम लोगों ने देखा था, अगर आप हाथ में अंदर अंदर देखते जाते हो, हेल्थ सेक्शन में हमने देखा था, तो आपके सेल्स के अंदर जब एकदम एंड में आपने देखा था देयर वाज नथिंग बट द ब्लैक सरफेस, और वो ब्लैक सरफेस वाज नथिंग बट योर एनर्जी ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस। वैसे ही ये हर एक चक्र का अपना एक फंक्शन है आपकी लाइफ में, एक अलग अलग इमोशंस को बैलेंस और इम्बैलेंस करने का, अगर वो इम्बैलेंस्ड होते हैं तो। जो जैसे फॉर एग्जांपल मूलाधार चक्र जो एट बेस ऑफ स्पाइन है, उसका लोकेशन, उसका एक पर्टिकुलर कलर है, उसका एक इंपॉर्टेंस है। अगर आप सिंपल एक वर्ड में उसका इंपॉर्टेंस जानोगे तो उसका इंपॉर्टेंस है स्टेबिलिटी। वो आपको आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की फीलिंग देता है, राइट। उसके अलावा स्वादिष्टान चक्र उसके नेक्स्ट है, जो आपके अम्बिलिकस से थोड़ा नीचे है, और उसके अगर ऑर्गन्स जो वो संभालता है, दे आर योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या वो आपकी यूरिनरी फंक्शन को संभालता है। तो इनडायरेक्टली आप देखिए आपकी सेक्सुअलिटी क्या करती है, वो आपकी लाइफ में आपको हार्मोन्स तो देती है, उसके अलावा आपके घर में उसकी वजह से आपके किड्स आते हैं, राइट। तो आपकी किड्स आपकी लाइफ को क्या दे रहे, बैलेंस दे रहे। उसके अलावा अगर स्वादिष्टान चक्र लाइफ का बैलेंस है, यूजुअली आप देखोगे जिसके लाइफ में बैलेंस चीजें हैं, इट इज नेक्स्ट टू मूलाधार चक्र, और उसका काम है क्रिएटिविटी का। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस है मूलाधार चक्र की वजह से, और नेक्स्ट चक्र है स्वादिष्टान, और आप क्रिएटिव हो, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक साथ कर पाते हो। जैसे जिसका स्वादिष्टान चक्र स्ट्रांग होता है, दे आर मल्टीटास्कर, दे कैन डू मल्टीपल थिंग्स टुगेदर। तो आपको समझ में आएगा कि जो ये मल्टीटास्क होने का जो आपको फाउंडेशन है वो इस चक्र से मिलता है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट चक्र है सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस में अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप खाना क्यों खाते हो, क्योंकि वो खाने से आपको एनर्जी मिलती है, राइट। तो इसीलिए सोलर प्लेक्सिस का भी मेन फंक्शन है कि आपको वो एनर्जी देता है, आपको वो स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ की आप बड़े बड़े काम, जो हैवी वेट काम है, एनर्जी वाले काम है, वो आप कर सको। तो इसीलिए सोलर प्लेक्सिस का इंपॉर्टेंस है एनर्जी, स्ट्रेंथ। उसके बाद अनाहत चक्र, वो तो आपको सबको पता है, इट इज प्लेस्ड इन बिसाइड्स योर हार्ट। तो उसका काम है आपके लाइफ में लव और पीस को मेंटेन करना, एक्सेप्टेंस को, कंपैशन को, फॉरगिवनेस को मेंटेन करना। उसका रोल ही है वो इमोशन को मेंटेन करना। उसके नेक्स्ट आता है आपका विशुद्धि चक्र, यानी आपका थ्रोट में जो, अभी आपका थ्रोट क्या काम करता है, वो बोलता है, राइट। आपकी आवाज वहां से आती है, आप कम्युनिकेट कर पाते हो। तो अगर आपका ये चक्र स्ट्रांग है ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन अच्छा होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चक्र आता है आज्ञा चक्र, इट इज बिटवीन योर आईब्रोज। तो वो चक्र इंट्यूशन के लिए रिफ्लेक्ट करता है। उसके अलावा वो आपकी एक इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर किसी का ये चक्र स्ट्रांग है तो अपने आप से वो पर्सन में इंटेलिजेंस, जजमेंट पावर, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चक्र है सहस्त्रांश चक्र, जो क्राउन चक्र है, जहां से हम सब लोगों को एनर्जी मिलती है, और वो सब लोगों का स्ट्रांग है। इसीलिए तो आप जिंदा हो, क्योंकि वहीं से तो हमारा एनर्जी बॉडी वर्क कर रहा है। तो वो चक्र तो सबका बैलेंस्ड में, इसीलिए आप जिंदा हो। बट वहीं पे ये जो आपके 6 चक्र है, वो एक स्पिनिंग मोड में घूम रहे। चक्र यानी क्या, चक्र, व्हील ऑफ लाइफ। व्हील यानी घूमना, है ना, वो कॉन्स्टेंटली घूम रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, जहां जहां पे वो नाड़ियां आपकी मिलती है, वहां वहां पे एक वॉल तैयार होता है। तो आप देखिए आपका पूरा यूनिवर्स जो है, यानी जैसे सन के आजू बाजू हमारे प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं ना, वो एक मूवमेंट में घूम रहे हैं, एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो वो डायरेक्शन कौन सा है, दैट इज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे 1 2 आपकी घड़ी में बजते हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके प्लैनेट्स घूमते हैं सन के आजू बाजू। वैसे ही अर्थ के आजू बाजू मून घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। और हमको जो एनर्जी ये जो चक्रास में मिलती है, दैट इज फ्रॉम द कॉस्मोस, फ्रॉम द यूनिवर्स। तो अगर आपकी सिस्टम और यूनिवर्स की सिस्टम अलाइंड है, तो वो एनर्जी ज्यादा पुल आउट होगी। अगर आपकी चक्र जो है वो भी घूम रहे हैं, राइट, इसीलिए उनका नाम चक्र है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जैसा यूनिवर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अपने आप से उसमें एनर्जी ज्यादा पुल होगी। और वही आपके चक्र कोई भी अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और आपका यूनिवर्स तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो अपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए वो एनर्जी पुल करेगा, बट उतनी सफिशिएंट एनर्जी पुल नहीं करेगा। और अगर आप देखोगे हमारे एक माइथोलॉजी में एक इमेज है,
अर्धनारीश्वर की, यानी एक साइड पार्वती जी एक साइड शिव है, तो दे आर ना मिक्स, हाफ हाफ उनकी बॉडी ऐसे प्लेस करके, दैट इज अर्धनारीश्वर चित्र। वो ऐसा क्यों दिया है आपको पता है उसके पीछे का माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कि ये जो 7 चक्र हमारी बॉडी में है, जिसमें से सहस्त्रार तो सबका स्टेबल है, बट बचे हुए 6 चक्र जो है वो ऑल्टरनेट हर एक मेल फीमेल में एक्टिव रहते हैं। एक्टिव यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर वो अल्टरनेट एक्टिव है तो आप सोचिए कि उनका जो फंक्शन है वो अल्टरनेट, जैसे मेल में कुछ चक्र स्ट्रांग है और फीमेल में कुछ चक्र स्ट्रांग है, तो अपने आप से उनका बिहेव करने का तरीका, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका, उनके अंदर जो थॉट्स आते हैं वो थॉट्स को जिस वे से एनालाइज करके रिएक्ट करते हैं, वो अपने आप से पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो फ्लो होने का तरीका अलग है, राइट। तो अपने आप से आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा मेल और फीमेल में। तो ये चक्र किस में कैसे स्ट्रांग है वो मैं आपको बताती हूँ। इट इज वन फिलोसफी स्टेटेड, और ये फिलोसफी अगर आप चक्र की रिसर्च में आगे पढ़ते हो तभी आपको समझ में आएगी। फिर भी मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, क्योंकि ये अगर आपको समझ गया ना तो लाइफ लॉन्ग आप समझ पाओगे कि ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मूलाधार चक्र मानते हैं कि वो फिलोसफी वाइज कि मेल का ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए मेल लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। जैसे वाइविशियस, चुलबुला आपको बहुत कम दिखेगा, ही इज वेरी डिसेंट, ही उसके एक्सप्रेशन में भी एक होल्ड रहता है। होल्ड, वो स्टेबली अपनी एक्सप्रेशन को रिएक्ट करता है, राइट। वो हर जगह पे फटाक से बोल नहीं देता है। तो ये एक स्टेबिलिटी बोलने की हुई। उसके अलावा बाकी सब चीजों में भी आप देखोगे ना, मेल हमेशा एक स्टेबिलिटी फाइंड भी करते रहते हैं और खुद बहुत ज्यादा स्टेबल भी है, क्योंकि उनका मूलाधार चक्र बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फीमेल का भी है बट दैट इज मूविंग क्लॉकवाइज। एक आइडियल पिक्चर मैं आपको बता रही हूँ, इट इज रिलेटिव टू 80% लोगों के लिए। 20% कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ना बहुत मेडिटेशन करने से उनका कुंडलिनी एक्टिव है। कुंडलिनी एक्टिव यानी सारे 7 चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूमना, यानी आपकी कुंडलिनी एक्टिव है। तो अगर आपकी कुंडलिनी एक्टिव है तो ये रूल आपके लिए अप्लाई नहीं होता है, बट 80% लोगों के लिए मैं एक आइडियल पिक्चर बता रही हूँ। तो मेल के लिए अगर मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो नेक्स्ट चक्र आता है स्वादिष्टान। तो स्वादिष्टान चक्र फीमेल के लिए स्ट्रांग होता है। तो स्वादिष्टान चक्र का रोल क्या है कि मैनेजमेंट, राइट, क्रिएटिविटी और घर का जो मल्टीटास्किंग। तो आप देखोगे ना बहुत बार मेल एक काम करते हैं एट ए टाइम और फीमेल 10 काम एक साथ में कर लेती है। वो किचन भी संभालेंगी, वो डस्टिंग भी कर लेंगी, उसके दिमाग में साथ साथ में ये भी चलेगा कि बच्चों के लिए ये बनाना है वो बनाना है। और वही मेल इतना नहीं कर पाता। अगर वो मोबाइल में कुछ देख रहा है ना, आपको उसको 3 बार आवाज देनी पड़ेगी तब जाके उसका ध्यान जाएगा, अच्छा आप ऐसा बोल रहे थे, बिकॉज उनका ये स्वादिष्टान चक्र उतना एक्टिव नहीं है जितना फीमेल का है। तो अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आता है ना तो नेक्स्ट टाइम आप ये पॉइंट पे झगड़ा नहीं करोगे। उसके बाद नेक्स्ट चक्र आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से हमको स्ट्रेंथ मिलती है टू डू फिजिकल एक्सर्शन, एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ। तो आप देखोगे ना मेल ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन कर पाते कंपेयर टू फीमेल। जो एक आइडियल पिक्चर मैं बता रही हूँ उस हिसाब से। अभी नेक्स्ट चक्र है हार्ट चक्र। अगर मणिपुर चक्र मेल का स्ट्रॉन्ग था तो नेक्स्ट चक्र विल बी ऑफ फीमेल, यानी अनाहत चक्र। हम लोग फीमेल को जैसे रिलेट भी कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी फीमेल से ना सारी चीजें बहुत डीप तक फील कर लेती है अपने ना हार्ट से। उसके इमोशंस जल्दी अटैच हो जाती है किसी से, या तो फिर जल्दी किसी को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो इतना थॉट नहीं देती है, वो हार्ट से सोचती है। क्योंकि बहुत बार अगर आप देखोगे मेरे पास जब केसेस आते हैं तो फीमेल्स अपनी लाइफ में अगर कुछ सिचुएशन हुई भी है ना, तो जब वो बताते हैं ना तो वो उसको फील कर पाते हैं एज इफ वो सिचुएशन अभी हो रही। उनको कभी कभी तो वर्ड्स भी याद आते हैं कि 10-15 साल पहले उसने ऐसा वर्ड मेरे से बात करी थी। तो वैसे ही मेल के केस में उनका वो चक्र इतना एक्टिव नहीं है जितना फीमेल में, इसीलिए वो चक्र को इतना डीपली फील नहीं कर पाते, वो इमोशंस को इतना डीपली फील नहीं करते हैं, इसीलिए उनके एक्सप्रेशन थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो फील ही नहीं करते, उनका चक्र एक्टिव है बट कंपैरेटिवली फीमेल से उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट चक्र इज विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, यानी कम्युनिकेशन। अगर हार्ट चक्र मेल का फीमेल का स्ट्रॉन्ग था तो थ्रोट चक्र मेल का स्ट्रॉन्ग रहेगा, राइट। मैंने जैसे बोला अल्टरनेट मेल फीमेल। तो अगर मेल का विशुद्धि चक्र स्ट्रॉन्ग है ना तो उनके आप देखोगे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहती है। कम्युनिकेशन रिलेटेड टू वर्क अगर आप कंसीडर करोगे तो बहुत बार क्या होती है, फीमेल अपने काम पे जब जाती है तो वो अपने काम को घर लेके आती है। घर क्यों? क्योंकि वो अपने हार्ट से काम को करती है।
और वही मेल अपने वॉइस से, कम्युनिकेशन स्किल से, थॉट से काम करता है, तो इनडायरेक्टली उसका क्या होता है कि उसका काम उसकी जगह पे रहता है, घर उसकी जगह पे रहता है, तो वो दोनों चीजों को यूजुअली मिक्स नहीं करता है। या तो अगर उसका किसी से झगड़ा भी हो ना, तो वो बातचीत में ही सॉल्व हो जाएगा, वो बहुत उसको डीपली फील नहीं करेगा, इसीलिए वो ज्यादा हर्ट या ऐसी चीजों को कैरी नहीं करता है। करता भी है ना, कोई कोई लोग करते भी है, ऐसा नहीं कि मेल्स करते नहीं है। जैसे मैंने बोला, मैं आपको ये एक आइडियलिस्टिक पिक्चर बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि दो लोग इतने डिफरेंट क्यों है। जैसे मेल अपनी चीजों को ना बहुत इजीली बोल देते हैं, वो ये नहीं फील करते कि शायद सामने वाले को ये हर्ट होगा, वो पर्सपेक्टिव से फील ही नहीं कर पाते। फीमेल हर पर्सपेक्टिव से चीजों को हार्ट से अटैच्ड है, इसलिए फील कर पाएगी, और इसीलिए उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। शी इज नॉट दैट वर्बल एट हर इमोशंस, वो फील बहुत कुछ करती है, बट बोलते वक्त अगर आप उसको पूछोगे ना आपको बुरा लगा है क्या, तो शी विल से नो, बट आपको उनके एक्सप्रेशन से समझेगा कि उनको बुरा लगा है, बिकॉज उसका हार्ट चक्र स्ट्रॉन्ग है। बट मेल को जब तक जैसे उसको बुरा लगा है ना, तो वो आपको 10 बातें बोल भी देगा कि उसको क्या बुरी लगी है, क्योंकि उसका विशुद्धि चक्र स्ट्रॉन्ग है, बट वो उसको हार्ट तक नहीं रखेगा। तो दिस इज डिफरेंस, उनके रिएक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। वैसे ही आज्ञा चक्र, अभी विशुद्धि चक्र अगर मेल का स्ट्रॉन्ग है तो आज्ञा चक्र फीमेल का स्ट्रॉन्ग होता है, और आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इंटेलिजेंस में उनका स्कोरिंग थोड़ा हाई होता है। उसके अलावा उनकी डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी फास्ट होती है, वो हर एक एंगल से फटाफट सोच लेती है। अभी आप सोचिए, स्वादिष्टान चक्र जो सैक्रल चक्र है वो भी स्ट्रॉन्ग है, प्लस आज्ञा चक्र भी स्ट्रॉन्ग है, तो डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा और फास्ट होगा। वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी जल्दी से, अच्छा मेरे को बाजार से अगर उनको 10 चीजें लानी है ना, तो वो इजीली उनके दिमाग में ये रास्ता फ्रेम कर लेंगी कि पहले इसके पास जाना, फिर इसके पास क्या बोलना है, वो भी वो जल्दी से डिसाइड कर लेंगी। वही मेल को अगर उसके ऑफिस से कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो पहले वो घर जाता है, थोड़ा सा बैठेगा, थोड़ा सा सोचेगा, आपको उसकी जो वो डाउन नेचर से समझ में आएगा, अच्छा इसको शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको क्योंकि वो एनालाइज करने में उसको टाइम लग रहा है, आप समझे, क्योंकि उसका आज्ञा चक्र थोड़ा सा कंपैरेटिवली फीमेल से वीक होने की वजह से विमेन क्या करेगी, फटाफट वो सिचुएशन को ग्रास्प करके शायद मेल को एडवाइस भी दे देंगी, अच्छा ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा करो। तो अगर आप मेल हो और आप ये सुन रहे हो, अगर आपको ये समझ में आता है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कहीं पे इश्यू है ना, तो टेक एडवाइस फ्रॉम योर वाइफ इन अ हैप्पी वे, क्योंकि उसका आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको इजीली अच्छी एडवाइस दे सकती है। और अगर आपके हस्बैंड, आप फीमेल और ये सुन रहे हो, तो अगर आपके हस्बैंड टाइम लेते हैं कुछ सोचने के लिए, तो आप उनको टाइम दीजिए, क्योंकि उनको वो एनालाइज करने के लिए टाइम लग रहा है। बीइंग आपका आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग है, आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है, तो भी एक रिस्पेक्ट, एक हम लोग जो बोलते हैं ना, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक तरीका मेल में रहता है ना, तो वो उसके लिए उसको टाइम दीजिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाएगा। तो अगर ये डिफरेंस आपको पता है ना, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि अरे इसकी लाइफ में, मेल की लाइफ में प्रॉब्लम है, फिर भी ये शेयर नहीं कर रहा है। एक्चुअली वो शेयर इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो खुद उसको एनालाइज कर रहा है कि मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूं। तो आपको अगर ये दोनों का डिफरेंस समझेगा ना चक्र का, और उनके अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक, ये तो मैंने एक एक वर्ड वाले कैरेक्टरिस्टिक बोले, बट अगर आपको डीपर सेंस के कैरेक्टरिस्टिक इनके पता है, आपने पढ़ा है, अगर आप इसके बाद पढ़ते हो, तो आपको समझेगा कि ये पर्सन पर्टिकुलरली ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो ये अर्धनारेश्वर का जो पिक्चर है, अगर ये आपको समझ में आ गया, ये हमारे माइथोलॉजी में बहुत पहले से, इसीलिए लोगों को पता है कि मेल ऐसा क्यों बिहेव करता है, फीमेल। फिर ये बस हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है, ये आपसे बड़े भी कोई है, बच्चे भी कोई है, तो भी आप समझ सकते हो कि ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो अगर आप उसके रूट से ही उसका समझ सको, तो आपके लिए उसके साथ मैचअप होने के लिए इजी हो जाएगा, आप उसको अपनी बातें अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, और वो भी बातें आपकी अच्छे से समझ पाएगा। तो ये डिफरेंस अगर आपको समझा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरे पास और एक है, जैसे एक बुक है, द मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन इज फ्रॉम वेनिस। इंडियन ट्रेडिशन में काफी चीज है, बट वही चीजें जब वेस्टर्न कल्चर से आती है ना, तो हम लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ये बुक में एक फर्स्ट चैप्टर जैसे दिया है, उन्होंने बोला है कि मेल यूजुअली फिक्सर होते हैं, है ना, वो चीजों को फिक्स करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। इनका एक मेन कॉन्सेप्ट ही है, पूरे बुक को इन्होंने मेल फीमेल में डिवाइड किया है, मेल का थॉट प्रोसेस कैसा चलता है और वो क्यों डिफरेंटली सोचता है फीमेल से। उनके बुक का ही नाम है कि मेल मार्स से और समझो फीमेल वेनिस से, यानी ये दो अलग प्लैनेट के लोग अगर एक प्लैनेट पे रहते हैं, तो आपको वो डिफरेंस समझेगा कि अच्छा, जैसे आप कहते हैं ना
ये गांव से है इसके लिए ये ऐसा बिहेव करता है, ये सिटी से है इसके लिए ये ऐसा बिहेव करता है। तो ये जब आप डिफरेंस कर पाते हो तो आप सोचिए, अगर आपने ऐसा सोचा कि मेल मार्स से है और फीमेल वेनिस से है, तो अपने आप से उसके बिहेवियर में फर्क रहेगा, उसके एक्शंस में रहेगा, तो वो आपको एक्सेप्ट करने को इजी होगा। इसीलिए ऑथर ने बुक को वैसा नाम दिया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में वो बोलते हैं मिस्टर फिक्सिट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमिटी। इसमें क्या है, उन्होंने बोला कि दोनों का नेचर डिफरेंट रहता है। अगर वो डिफरेंस समझा तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंस क्या बोलते हैं, जैसे मेल को एक इंस्टिंक्ट, उसके अंदर का एक ईगो उसको बोलता है कि उसमें एक एबिलिटी है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की। ठीक है, इसमें एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में उसको बहुत मजा आता है, और वो अगर वो सॉल्यूशन किसी को देता है ना तो उसको उसकी कैपेबिलिटी फील होती है, उसको उसके इंपॉर्टेंस मिलता है, राइट। वहीं पे फीमेल, अगर जैसे मैंने बोला हार्ट चक्र से रिलेटेड है, तो उसको अगर कोई स्ट्रेस है और उसका कोई इमोशन बाहर आ रहा है, और अगर आप उसको सिर्फ सुनते हो ना, तो इनडायरेक्टली आप उसको एक रिस्पेक्ट दे रहे हो, इनडायरेक्टली आप उसको हेल्प कर रहे हो, आप उसको काउंसिल कर रहे हो। बट ये जो दोनों डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल घर में कुछ होता है, आपकी डॉटर मस्ती कर रही है, वाइफ आके हस्बैंड को बोलती है कि डॉटर बहुत परेशान कर रही है, और हस्बैंड क्या करता है, तुरंत, वो मिस्टर फिक्स इट है, तो वो तुरंत सोच के उसको बोलेगा कि अच्छा तो तू ऐसा कर, तो वो तेरे को मस्ती ना परेशान नहीं करेगी। तो बट यहाँ पे फीमेल उसको ये नहीं बोल रही थी कि वो मस्ती कर रही है तो तुम मेरे को सोल्यूशन दे उसके लिए। फीमेल आके ये इसीलिए बताती कि तुम सुनो, तुम तो मेरी बात समझते ही नहीं, और उसका इफेक्ट कैसा आता है, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। आप समझे, नेक्स्ट स्टेप उसका उतना ऊपर ऊपर चले जाता है। बट यहाँ पे अगर मेल को ये डिफरेंस पता रहता था ना कि वो क्यों आपको आके चीजें बता रही है, और उसने सिर्फ सुना रहता और उसने उसको बोला रहता, अच्छा यू कैन मैनेज इट बेटर, आई नो, अगर आप सिर्फ एक काउंसिलिंग का वर्ड दे देते ना सॉल्यूशन की जगह पे, तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती। उसके अलावा जब मेल एक कोई सिचुएशन में है, वो टाइम ले रहा है सोचने के लिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, और तभी फीमेल का आज्ञा चक्र तो स्ट्रांग है, वो सिचुएशन को टैकल करके तुरंत सॉल्यूशन के साथ आ जाती है। तो मेल को क्या लगता है कि ये मेरी लाइफ कंट्रोल कर रही है, शी इज गिविंग मी लॉट ऑफ एडवाइसेस, और उसको एडवाइस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ही एडवाइस दोगे तो उसका रोल तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी फिर बाहर कैसे आएगी, उसकी एक ही कैपेबिलिटी कि वो सोल्यूशन फाइंड आउट करके अगर आपको हेल्प कर सके, मतलब वो आपका पर्सन है, वो आपका मैन है, राइट। तो ये अगर आप उससे छीन लेते हो तो उसके पास बचा ही कुछ नहीं है। तो रादर देन गिविंग हिम एडवाइस, गिव हिम स्पेस टू थिंक अपॉन, और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने को उसको टाइम दीजिए। सेकेंड चैप्टर में ऑथर बोल सॉरी फर्स्ट चैप्टर में ऑथर ने जो बोला है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिर उन्होंने एडवाइस दिया है कि अगर आप बीइंग अ मेल, आप अपनी वाइफ को एडवाइस मत दीजिए क्रिटिकल सिचुएशन में, उसको काउंसिल कीजिए, उसको कंपैशन रखिए, उससे सुनिए। वैसे ही फीमेल को उसने बोला है कि रादर देन गिविंग सोल्यूशन, आप उसको एक स्पेस दीजिए कि वो खुद का सोल्यूशन खुद फाइंड कर सके। उसके बाद ऑथर ने पूरे बुक में मेल फीमेल को एक अलग अलग वे में उनके क्या सोचने के तरीके और उस पर सॉल्यूशंस दिए गए। लेसन 2 में वो बोलता है कि कोई भी स्ट्रेस आता है तो मेल क्या करता है, उसकी केव में चले जाता है, और अगर फीमेल को स्ट्रेस आता है तो वो बात करना शुरू करती है, ज्यादा बोलना शुरू करती है, अपनी इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है। ये अगर 7th अगर आपको समझा है ना तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर जैसे मेल स्ट्रेस आता है तो मेल क्या करता है, वो फोकस्ड हो जाएगा वो स्ट्रेस के ऊपर, फिर उसके बाद वो खुद को सब सिचुएशन से विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ क्यों करता है, क्योंकि फिर वो बैठ के उस पर सोच सके, उसको इंट्रोस्पेक्ट कर सके, एनालाइज कर सके, सॉल्यूशन के साथ बाहर आ सके। और वो कहाँ चली जाता है, फिर केव में, फिर उसको स्पेस लगता है ताकि वो उस पर सोच सके। और वहीं पे जब फीमेल ऐसा करता रहता है, अगर फीमेल को स्ट्रेस है तो वो क्या करेगी, वो ओवर इमोशनल हो जाएगी, क्योंकि वो हट से सोचती है, तो वो ज्यादा बोलना शुरू करेगी, वो एक्सप्रेस करेगी खुद को। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, सॉल्यूशन नहीं देना है। थर्ड चैप्टर में ऑथर बोलते हैं कि मेन आर लाइक रबर बैंड एंड वुमेन इज लाइक अ वेव, यानी जैसे वो ना कोई स्ट्रेस आता है तो वो किसी अपने केव में चले जाता है, तो एक टेम्परेरी फेस के लिए वो रबर बैंड की जैसे को खींच लेता है, खुद के लिए टाइम निकालता है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जाए, फिर वो रबर बैंड के जैसे वापस बैक टू नॉर्मल आ जाता है, बैक टू रूटीन आ जाता है, बैक टू पहले की सिचुएशन में आ जाता है। बट फीमेल क्या होती है, जैसे समझो कोई हस्बैंड के लाइफ में कुछ स्ट्रेस आया है ऑफिस से, वो घर आता है, चाय पीता है, कुछ अप्रिशिएट नहीं करता है वाइफ को, पेपर लेता है, बैठ जाता है कोने में, एक्चुअली वो पेपर भी नहीं पढ़ रहा है, वो खुद के प्रॉब्लम पे सोच रहा है। बट वाइफ को क्या लगता है, अरे इसने मुझे अप्रिशिएट ही नहीं किया, अरे ये मेरे से कुछ शेयर ही नहीं करता है, अरे इसको तो मेरे से शादी ही नहीं करनी थी, मतलब शी गोज द लॉन्ग वे,
क्योंकि वो वेव की जैसी है, वो अपने इमोशंस में राइज 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 हो जाती है, और वो डाउन कब आएगी, फिर वो रोने से डाउन आ जाएगी, या तो फिर वो खुद को एक लॉक कर लेगी रूम में कि वो अपने इमोशंस को फ्री कर पाए, क्योंकि यहाँ पे वो वेव की जैसी है, वो राइज 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 ही होती जाती है अपने दिमाग में, और वहां पे मेल अपने केव में चले जाता है, और केव से जब वो बाहर आता है, ही लाइक अ नॉर्मल पर्सन, उसका सोल्यूशन लेके वो बाहर आता है। बट विमेन को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो वो यहाँ पे अपनी इमोशंस का पाइलअप करती जाएंगी एक वेव के जैसा। स्कोरिंग, उन्होंने बोला दोनों की स्कोरिंग डिफरेंट रहती है, जैसे मेल अगर फीमेल को गिफ्ट देता है, तो फीमेल के लिए एक गिफ्ट का स्कोरिंग एक ही रहेगा, फिर सेकंड गिफ्ट का स्कोरिंग सेकंड ही रहेगा। बट अगर मेल एक गिफ्ट का स्कोरिंग, यानी क्या, अगर वो कोई छोटी चीज लाता है तो उसके लिए स्कोर 1 हो गया, बट अगर वो कोई बड़ी गिफ्ट करता है अपनी वाइफ के लिए, तो उसके दिमाग के हिसाब से उसने बहुत कर लिया अपनी वाइफ के लिए, राइट, तो स्कोर बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली। बट वाइफ के लिए वो स्कोर 1 ही रहेगा, भले आपने कोई भी बड़ी चीज दी। स्कोरिंग डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना, दोनों के चक्र अलग अलग है। मेल अगर थ्रोट से सोच रहा है, आपको समझा, थ्रोट से, कम्युनिकेशन से, तो उसको लगता है कि वो अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट कर रहा है उसके लिए चीजें बाय करके, और वही फीमेल को लगता है, अच्छा समझो मेल ने एक एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट में खाना खाने लेके गया, बड़े से रेस्टोरेंट में, तो उसको लगता है अच्छा मैंने इसको कितना अच्छा गिफ्ट दिया। वही फीमेल को क्या लगता है कि अगर वो देखा, वो हाथ पकड़ के ही नहीं चला, देखा उसको पता है मुझे स्ट्रॉबेरी केक पसंद है और उसने चॉकलेट ऑर्डर किया, मतलब वो पूरा सिचुएशन को ग्रेड नहीं करती, वो छोटी छोटी उसमें जो चीजें रहती है ना, उसको वो ज्यादा वैल्यू देती है। और अगर आप वो छोटी चीजों पे वैल्यू दोगे ना, तो इनडायरेक्टली आपका रिलेशन इंटीमेट हो जाएगा। और फीमेल, अगर मेल ने ये जो किया है ना इतना ग्रैंड स्ट्रक्चर, उसको वैल्यू देंगी ना, तो अपने आप से आप वो मेल को वैल्यू दे रहे हो। और ये दोनों के डिफरेंस को आप समझ जाओगे ना, तो अपने आप से आप मेल के तरीके से सोचोगे, और मेल फीमेल के तरीके से सोचेगा, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए वो कर पाओगे जो सामने वाले की इच्छा है पाने की, तो इनडायरेक्टली आपकी स्कोर लाइफ में बढ़ते जाएगी। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। यूजुअली क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, मेल पूछता है क्या हुआ, और फीमेल बोलती है कुछ नहीं, या तो फीमेल बोलती है कुछ नहीं, और या तो फीमेल बोलती है हाँ कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही है। तो इनडायरेक्टली ये तीनों कुछ नहीं का मीनिंग, तीन अलग मीनिंग है, आप समझे। तो ये मेल को नहीं समझता है, क्योंकि फीमेल हार्ट चक्र स्ट्रांग होने की वजह से वो अपनी अंडरलाइन इमोशन की वजह से ये एक्सप्रेशन देती है, और मेल का थ्रोट चक्र स्ट्रांग होने की वजह से वो जो आप बोल रहा है ना, उसको वैसा का वैसा लेता है, अच्छा कुछ नहीं क्या, फिर ठीक है, तो वो चले जाता है, और उसकी वजह से फीमेल का वेव स्कोर और ऊपर हो जाता है, और वो वेव में और सारे थॉट्स को अपने ऐड ऑन कर लेती है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया ना, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, तो आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फीमेल बोलती है सुपरलेटिव में, मेटाफरिकली, जनरलाइज, जनरलाइज का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि घर में समझो बहुत मेस है, तो फीमेल आके बोलती है कि घर में तो हमेशा ही मेस रहता है। ये हमेशा वर्ड जो है ना, दैट इज जनरल कर दिया, हमेशा, जैसे कल तो कुछ खराब ना आए। तो मेल क्या होता है, क्योंकि उसका थ्रोट चक्र स्ट्रांग है, वो हार्ट से नहीं सोचता है, तो यूजुअली वो क्या बोलता है, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है, क्या हो गया। तो फिर उसकी वजह से फीमेल को और ज्यादा गुस्सा आता है, और ज्यादा सिचुएशन मैसी हो जाती है। उसकी जगह पे आज आप क्या कर सकते हो, आप फीमेल को बोल सकते हैं कि यू नीड टू रिलैक्स, आप उसके अंडरलाइन इमोशन को समझिए कि वो थक गई है ये मैस को ठीक करते करते। तो आप क्या कर सकते हो, आप वही इमोशन को समझ के, अगर आप बोलते हो ओके आई सपोज कि तू थक गई है, आई हेल्प यू आउट विद दिस, सॉल्विंग दिस मेस, अगर आप ऐसा करते हो ना, तो इनडायरेक्टली वो इमोशन का उधर ही सॉल्यूशन हो जाता है, वो काउंसिल हो जाती है, rather देन आप ऐसा आंसर देने से। सो दिस इज डिफरेंट वे ऑफ द फीमेल स्पीकिंग आउट। और मेल का क्या रहता है, वो जो बोल रहा है ना, एक्चुअली उसके पीछे का मीनिंग वही है। तो फ्रॉम थ्रोट चक्र यू हैव द पावर टू स्पीक वॉट एवर यू फील, सेल्फ एक्सप्रेशन का पावर बढ़ जाता है। तो मेल का अपने आप से सेल्फ एक्सप्रेशन अच्छा है, तो उसकी ये सारी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, सुपरलेटिव, मेटाफोर, जनरलाइजेशन, ये फीमेल को यूज करती है, क्योंकि वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। वो उसका हार्ट चक्र बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत कुछ फील कर रही है, बट उसका थ्रोट चक्र उतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट वे में आता है। वो डिफरेंट चीजों को यूज करती है अपनी इमोशंस को सामने वाले पे फ्रेम करने को। ये दो डिफरेंस आपको समझे ना, तो अपने आप से आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो उसमें उन्होंने बोला है कि हो सके तो एडवाइस मत दीजिए, एक दूसरे को काउंसिल कीजिए।
हो सके तो फीमेल मेल को स्पेस देना सीखिए, हो सके तो आप उनको अटेंटिवली सुनना सीखिए मेल फीमेल को। उसके बाद लिटिल चीजें जो मैंने आपको बोला, छोटी छोटी चीजें काउंट होती है, आपको स्कोरिंग का डिफरेंस पता है तो अपने आप से आप वो कर पाओगे। उसके बाद व्हेन समवन इज अपसेट डोंट टेक वर्ड्स लिटरली, मतलब जब झगड़ा होता है ना तो वर्ड्स को मत देखिए, उसके पीछे की मीनिंग को देखिए। जो हम लोगों ने हमारे रिलेशनशिप रूल्स में देखा था ना, फर्स्ट वाला, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड क्या कीजिए, जहाँ पे मैंने आपको मेंटली रिटार्डेड पर्सन का एग्जांपल दिया था कि अगर वो मेंटली रिटार्डेड है और वो आपके घर में बहुत केओस कर रहा है तो इनडायरेक्टली आप समझते हो कि वो केओस क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मेंटल स्टेट राइट में नहीं। वैसे ही आप अपने पार्टनर को या सामने वाला पर्सन जो आपको परेशान कर रहा है तो आप अंडरस्टैंड कीजिए वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, या उसके पीछे का इमोशन क्या है कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। अगर वो आप अंडरस्टैंड करते हो तो उसके बाद मैंने आपको बोला था नो एक्सपेक्टेशन। अगर सामने वाला बैंकक्रप्ट है और आपसे मनी डिमांड कर रहे हो तो आप इमोरल हो रहे हो। तो यही पे अगर उसके पास खुद के पास लव अफेक्शन नहीं है, आप डिमांड करते हो तो आप इमोरल हो रहे हो। देन रादर अगर आपको आपकी लाइफ को पीसफुल हैप्पी बनाना है तो कीप नो एक्सपेक्टेशन। थर्ड पॉइंट आता है, इनफैक्ट आप सोचिए कि आप ये रिलेशनशिप में क्या दे सकते हो, राइट। उसके बाद था अवॉइड क्लैशेस, जो जिसमें हमने ट्रक के एग्जाम्पल से सीखा था कि अवॉइड क्लैशेस और एडजस्ट कीजिए हर जगह पे, दैट विल मेक योर लाइफ मोर इजियर। और देन यू विल गेट इनटू इंटीमेट रिलेशनशिप व्हेन यू विल स्टार्ट टू एक्सप्रेस एट राइट टाइम इन राइट वे। तो ये जब आप करते हो ना तो इनडायरेक्टली आप एक पीस ऑफ माइंड में आते हो, पीस ऑफ माइंड में आओगे, हैप्पी रहोगे, आप खुद से अंदर से वो इमोशन को एम्प्टी कर पाओगे, तभी तो आप खुद को ग्रैटिट्यूड दे पाओगे, राइट। आपको खुद को अगर ग्रैटिट्यूड देना है तो आपको पहले अंदर से हैप्पीनेस तो फील होना चाहिए। तो फर्स्ट एम्प्टी योरसेल्फ। एम्प्टी होने के बाद आपको एक कभी रियलाइज होगा कि मैं कितना भी कर लूँ लाइफ में पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे एक जो टाइम पे मेरा बेस्ट फ्रेंड था, आज वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। ये मेरा एक पर्सन के साथ नहीं, दो तीन लोगों के साथ हुआ है। या बिजनेस में मैं कितनी भी मेहनत कर दूं, बॉस मुझे ऐसा ही बोलता है। या मैं पैसे कितने भी इन्वेस्ट कर लूं, मेरे को लॉस ही होता है। तो आपने देखा होगा कि किसी के लाइफ में पैटर्न्स रिपीट होते हैं। इनफैक्ट वो हम सबकी लाइफ में होते हैं, बस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। किसी के लाइफ में ईयरली होते हैं, मंथली होते हैं, है ना। किसी के लाइफ में 4-5 सालों के बाद, 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद, बट ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे हमारा यूनिवर्स भी कॉन्स्टेंटली रिपीट होता है, यानी सन के आजू बाजू वही सर्कल में अर्थ घूम रहा है ना कॉन्स्टेंटली वही डायरेक्शन में, वही वे में घूम रहा है। जब यूनिवर्स अपने पैटर्न को रिपीट कर रहा है, वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, तो हम भी हमारे पैटर्न्स को हमारे लाइफ में लोगों को रिपीट करें, हम वो एक्सपीरियंस को रिपीट करें। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज समझनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए एक कार का, वो एक रास्ते से जा रही है और उसको रास्ते में एक लाल कलर का घर दिखता है, फिर थोड़ा आगे जाती है, फिर उसको रिवर दिखती है, फिर वो थोड़ा आगे जाती है, वापस से उसको लाल घर दिखता है, वापस से थोड़ा आगे जाती है, रिवर दिखती है, वापस से थोड़ा आगे जाता है, लाल घर दिखता है। आपको समझ में आया होगा कि वो इस तरीके के एक्चुअली वो सर्कल में घूम रहा है, बट उसको वो रियलाइज ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको एट ए टाइम लाइफ का एक ही पार्ट दिखता है, इसके लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इट्स अ पैटर्न। अभी आप कॉन्शियस हो जाइए, सोचिए वो पैटर्न्स के बारे में। अगर आपको लगता है, आपको समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि क्या होगा, आप एक पीस ऑफ माइंड पे आ गए एम्प्टी करके, बट कुछ अगर ऐसा सिचुएशन वापस आता है ना तो वो आपको तुरंत डिस्टर्ब कर देंगे और आप वापस बैक टू क्रिटिसिज्म, बैक टू सब कुछ सप्रेस करने के इसमें चले जाओगे। तो सेकंड पॉइंट ये है कि ये पैटर्न्स को समझिए और इनको ब्रेक कीजिए। जैसे मैंने आपको बोला, हमारा यूनिवर्स भी कांस्टेंट एक पैटर्न में घूम रहा है। एक कांस्टेंट, एक सन के आजू बाजू अर्थ को घूमने के लिए 12 मंथ्स लगते हैं, राइट। वैसे वो उसका एक पैटर्न है। वैसे ही आपको भी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन रिपीट होती है, भले वो एक ही पर्सन के साथ हो, अलग अलग लोग के साथ हो, तो इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। इनफैक्ट आप भी एक पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, यानी आप बर्थ लेते हो, आप मरते हो, आप वापस से एक बर्थ लेते हो। तो आप अपनी सोल जर्नी में भी एक पैटर्न को कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहे हो। तो अगर आपकी लाइफ में आप कुछ डिस्टर्बिंग पैटर्न को देख रहे हो, द सेम पैटर्न्स ऑफ थिंग्स हैपन over a period of time. The same kind of emotion, the situation we go across is the same. How to come out of this pattern? इस पैटर्न को भी हम लोग ब्रेक कैसे करें, कि हमको पता है कि ये पैटर्न्स हो रहे हैं, तो इसको ब्रेक कैसे करें।
सो सिंपल वे है जो हम लोग फर्स्ट डे से सीखते आए हैं, दैट इज यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी जैसे आप सोचते हो वैसे ही अगर आपकी लाइफ में होने वाला है। अगर आप ये पैटर्न के बारे में दिमाग में सबकॉन्शियसली भी सोच रहे हो ना, अरे मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो आपने खुद की इमेज बना ली है कि आपके साथ ऐसे ही होता है, तो आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, आपके साथ वैसे ही होगा। तो आप सोचिए, अगर आपको कहीं पे भी वर्क करना है, यानी आपको वर्क किस पे करना है, आपको आपके थॉट्स पे वर्क करना है। अगर आप अपने थॉट को चेंज करोगे तो इंस्टेंटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो है जो मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, यस, ये द सीक्रेट मूवी का वीडियो है। इसमें आपको वो बताएगी कि आप अपनी लाइफ की इस पैटर्न्स को कैसे ब्रेक कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ के पैटर्न्स को ब्रेक करने में। जब भी एक इंसान को सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। यानी अगर आप शिकायत करते हैं कि ये कितना खराब है, तो आप और भी खराब हालात पैदा कर रहे हैं। ये क्या है? मैं ये नहीं खा सकता। चलो इधर। मेरा एक स्टूडेंट था, नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक गे था और वो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था जिसमें वो मुझे ईमेल किया करता था। वो अपनी जिंदगी की सारी दुश्वारियां उस ईमेल में मुझे लिखता। दफ्तर में सब लोग उसकी खिंचाई करते और वो हमेशा तनाव में रहता क्योंकि सभी उसके साथ बदसलूकी करते थे। जब वो सड़क पर चलता तो उसे गे लोगों से नफरत करने वाले घेर लेते और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब उसने अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो किया तो सबने उसे परेशान किया। दफा हो जाओ यहाँ से। उसके गे होने की वजह से। इस तरह उसकी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी पड़ी थी और ये सब उसे ख्याल की वजह से था कि उसे गे होने की वजह से परेशान किया जाता है। मैंने उसे ये सिखाना शुरू किया कि वो अपना ध्यान इन सब बातों से हटा ले। मैंने उसे उसका लिखा ईमेल दिया और कहा, इसे फिर से पढ़ो, उन सब बातों को देखो जो तुम नहीं चाहते और मुझे बता रहे हो। मैं जानता हूं इसे लेकर तुम कितने आवेश में हो। जब आप किसी बात पर आवेश के साथ सोचते हैं तो वो उतनी जल्दी घटित होती है। और उसके बाद उसने जिस चीज की चाहत है उस पर ध्यान लगाने की बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। और इसके करीब 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो हुआ वो एक चमत्कार था। उसने कहा कि वो सभी लोग जो उसे परेशान किया करते थे वो या तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए या उसे उसके हाल पर छोड़ने लगे और अब उसे अपनी नौकरी भाने लगी। उसने पाया कि जब वो सड़क पर चलता तो किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की। वो लोग जैसे गायब हो गए। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जब वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करता, लोग तालियों से उसकी हौसला अफजाई करते। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। वो क्या नहीं चाहता, किससे घबराता है, किसे टालना चाहता है, इनसे हटकर वो जो चाहता है वो सोचने लगा। सो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट योर थॉट्स, कि आप क्या सोचते हो। अगर जैसे ये पैटर्न्स का एक सिंपल एग्जांपल आपको देने के लिए मैं बताऊंगी, बहुत लोग ऐसे रहते हैं ना कि वो बिजनेस अपना चेंज कर लेते हैं कि ये बिजनेस में मुझे ना लॉसेस हो रहे हैं, या तो अपनी जॉब शिफ्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द पैटर्न्स रिपीटिंग इन देयर लाइफ, बट या उनके जो उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी वजह से। बट आपको समझा, अगर आप अपने थॉट्स को नहीं चेंज करते हो, आप प्लेसेस या सिचुएशन या लोगों को शिफ्ट करते हो, तो वो जो नेक्स्ट लोग या नेक्स्ट जॉब या नेक्स्ट आपका बिजनेस रहेगा उसमें भी आपको वही फेस करने मिलेगा, क्योंकि आपने आपके थॉट्स को नहीं चेंज किया, सिर्फ आउटर इफेक्ट को चेंज किया। तो कहीं ना कहीं आप वापस से वही सिचुएशन में आ जाओगे जिसकी वजह से आपने ये छोड़ा था। तो इसीलिए रादर देन चेंजिंग द सराउंडिंग अराउंड यू, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए और अपने थॉट्स को चेंज करने की कोशिश कीजिए। तो अपने आप से ये पैटर्न्स आपके ब्रेक हो जाएंगे। वो आप कैसे कर सकते हैं, पहले तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा आपके पैटर्न्स के बारे में। जब आप कॉन्शियस हो जाओगे तभी आप अपने सर्कमस्टेंस को लेस प्रोन होंगे और आप उनको चेंज कर पाओगे। अभी आप क्या कर सकते हो इस पे, जैसे आपको आपके ये पैटर्न्स जो समझ में आ रहे लाइफ के प्रॉब्लम्स, आप उनको लिखिए।
आप एक बार उनको लिखते हो तो उसके अगेंस्ट में जब आप 2-3 बार उसको रीड कीजिए, आपको लग रहा है क्या जो ये आप कॉन्स्टेंटली सोचते हो ये आपको अगर लाइफ में नहीं चाहिए, तो आप इसके अगेंस्ट में एक नई स्टोरी जो आपको चाहिए लाइफ में उसको लिखिए और बार बार उसी को रीड कीजिए। भले ही आपको नेगेटिव कुछ बाहर से सुनने में आए, कुछ वैसे एक्सपीरियंसेस आए, बट रादर देन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर न्यू स्टोरी। अगर आप में कॉन्फिडेंस लैकिंग है, अगर आपका स्टेज इवेंट खराब हो गया है, तो बार बार वो सिचुएशन पे सोचने की जगह पे आप खुद को बोलना शुरू कीजिए अंदर से, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन इजीली प्रेजेंट माई सेल्फ। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका आउटवर्डली एक्सप्रेशन चेंज होगा, वो पैटर्न ब्रेक करने में मदद होगा और वो सिचुएशन अपने आप से चेंज हो जाएगी। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थॉट्स। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि आप रिलेशनशिप में अगर हील्ड नहीं हो, आपको प्रॉब्लम है, तो इनडायरेक्टली आपका इंटरनल जो इनर चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब रहेगा। आपको एक इमोशनल जूस मिलता है आपके रिलेशनशिप से, तो वो हील करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमने किया था बाय मेकिंग द हार्ट और होपोनोपोनो टेक्निक यूज करके। हमने जो अलग अलग, मैंने आपको बोला था लेटर्स लिखिए ग्रैटिट्यूड का आपके फिशेस के लिए, और आप लेटर्स लिखिए या कॉल करके बात कीजिए उन लोगों के साथ, या मिरर वर्क कीजिए उन लोगों के साथ जिनसे आपकी नहीं बनती है या आपका किसी से कोई प्रॉब्लम है। तो जब आप ये हील कर रहे हो ना, तो आप उन लोगों से रिलेशनशिप तो बेटर बना ही रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप अपने आप को हील कर रहे हो इंटरनली, और वही इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को ग्रैटिट्यूड देना चाहते हो, ट्रीट योर सेल्फ बेटर, ये अपने आप से सारी चीजों को एम्प्टी कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरा किसी से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इमेजिन कीजिए, जैसे मैंने आपको बोला था आप एनर्जी से बने हो, और अगर आपका किसी के साथ प्रॉब्लम है वो आप कैसे समझ सकते हो, या आप किसी की वजह से आपकी लाइफ में कोई ना कोई इम्पैक्ट आ रहा है, भले वो पर्सन आपके साथ अभी नहीं है और आपने वो एक्टिविटी अभी भी नहीं की है, तो आपको वो इम्पैक्ट कैसे आता है वो मैं आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल बताती हूँ, जिसको हम बोलते हैं कॉर्ड कटिंग टेक्निक। उसमें क्या होता है, पहले आपको समझना पड़ता है कि आपकी कॉर्ड किसी से कनेक्टेड है। जैसे मैंने बोला हम सब लोग एक एनर्जी है, राइट, हम लोग एक दूसरे से एनर्जी से कनेक्टेड है। जैसे आप लोगों ने वो एनर्जी का एक मूवी मैंने आपको दिखाया था स्पिरिचुअल रियलिटी, आपके बॉडी में अलग अलग चैनल से एनर्जी फ्लो होती है। वैसे ही अगर आप किसी पर्सन से आपको कोई इशू है, तो इनडायरेक्टली आप उसकी आपकी और उसकी एक एनर्जी कनेक्टेड है। वो आपको कैसे समझ में आएगी, फॉर एग्जाम्पल आप उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स वो पर्सन से आपकी एनर्जी कनेक्टेड है। या आप इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स में जाते हो, यानी वो पर्सन आपके सामने नहीं, फिर भी आप सोचते हो अरे इसने ऐसे बोला तो मैंने ये बोलना चाहिए था, अरे इसने ऐसे बोला वो टाइम पे ऐसे वर्ड्स ही क्यों यूज किए, मैं ऐसे करता तो ऐसा हो जाता। मतलब कॉन्स्टेंटली अब तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा बोलूंगा, उसका फोन आएगा तो मैं ये बोल के बताऊंगा। तो यू आर कॉन्स्टेंटली इनटू अ इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट विद दैट पर्सन। फिर रिलेशनशिप कार्मिक रूप, यानी क्या कि आपको किसी ने बिट्रेयल दिया है, किसी की वजह से आपका बिजनेस लॉस हुआ है, वो पर्सन अगर आपकी लाइफ से चला भी गया है, जैसे मैंने आपको बोला ना, आपकी इंटरनल थॉट की वजह से आपकी लाइफ में पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, लोग बदलते जाएंगे, प्लेस बदलती जाएगी, बट वो पैटर्न दूसरे लोगों के साथ भी सेम रिपीट होंगे। और जैसे समझो फिर नेक्स्ट पर्सन ने भी आपको धोखा दिया, तो इनडायरेक्टली आपको वो फर्स्ट पर्सन याद आए कि अरे इसने भी ऐसा किया, देखा इसने भी ऐसा किया, मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो आप एक लूप जनरेट करते हो, एक कार्मिक लूप। इसके अलावा वो पर्सन आपको ड्रीम में दिखना शुरू हो जाएगा, या तो कभी आप है ना एकदम हैप्पी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको वीकनेस फील होती है, आपको ड्रेन्ड फील होता है। तो जब आपका कॉर्ड एनर्जेटिकली कहीं पे कनेक्टेड है, वो पर्सन को कुछ इश्यू है, वो आपसे कोई जेलेसी रखता है, कुछ भी उसको हर्ट हो रहा है आपकी वजह से, तो इनडायरेक्टली वो आपकी एनर्जी पुल करता है, तो आपको एक ड्रेनेज का सेंसेशन फील होगा आपकी एनर्जी लेवल में, विदाउट कुछ आपके फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम होते हुए भी। उसके अलावा आप उसको माफ नहीं कर पाते हो तो भी आपकी कॉर्ड उससे कनेक्टेड है, क्योंकि आप उसको लेके इमोशंस कुछ ना कुछ तो रख रहे हो ना, राइट। इमोशंस इज नथिंग बट एनर्जी, तो इनडायरेक्टली आपकी और उसकी कॉर्ड कनेक्टेड है। फिर कांट गेट देम आउट ऑफ योर लाइफ, मतलब कैसे बहुत बार क्या होता है, वो पर्सन हम लोग उसको लाइफ से निकाल देते, बट फिर भी हमको वो कोई फोटोग्राफ में किसी के साथ बात करते हुए, किसी के पार्टी में, किसी के सुपर मार्केट में, तो वो हमको वहां कहीं ना कहीं नजर आता है, उससे रिलेटेड बातें होती ही रहती, तो आप उसको लाइफ से निकाल ही नहीं पाते हो, कितना भी ट्राई कर लो, क्योंकि वो आपसे कॉर्ड वाइज कनेक्टेड है, एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। तो आज आपको क्या करना है, आपको आपकी लाइफ का
कोई भी पैटर्न अगर रिपीट होता है तो पहले आप उसको मेंशन कीजिए, वो पैटर्न को 2-3 बार रीड कीजिए, फिर आपको वो पैटर्न ब्रेक करना है तो आपको आपके थॉट्स बदलने, तो आप उसके अगेंस्ट में एक नया पैटर्न लिखिए जो आपको चाहिए। और अभी नेक्स्ट टाइम क्या कीजिए, वो पैटर्न से रिलेटेड कुछ अफर्मेशंस लिखिए जो आप कॉन्स्टेंटली बोल पाओ, और वो अफर्मेशन अगर आप बोलते हो ना तो इनडायरेक्टली आप अपनी स्टोरी को चेंज कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप अपने पैटर्न को चेंज कर रहे हो। और जैसे ये जो कॉर्ड कनेक्शन वाला है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला ना, सिर्फ ये अगर आपको समझ भी आ रहा है ना कि आपकी कॉर्ड किसी से कनेक्टेड है, आपकी लाइफ में पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो भी आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक तो ये लिखने का टेक्निक आप कीजिए, उसके अलावा सबसे बेस्ट जो हमने किया था वो ओपन टेक्निक आपको करना है। क्योंकि जब आप ये टेक्निक कर रहे हो, हम लोग हीलिंग किससे ले रहे हैं, हम लोग डिवाइन से ले रहे हैं, राइट। हम लोगों ने जो प्रेयर बोली थी वो हम किसके लिए बोल रहे हैं, हम डिवाइन के लिए बोल रहे हैं कि मैं उनको, अगर आप कार्मिक पैटर्न को मानते हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो, तो इनडायरेक्टली आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि ये शायद मेरे थॉट्स की वजह से मेरे लाइफ में हो रहा है। तो आप फिर इनडायरेक्टली आप डिवाइन को बोलते हो, आई एम सॉरी, आई वाज अनकॉन्शियस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू कि आपने ये पैटर्न मेरे लाइफ से डिलीट किया, हील किया, और आप उसको आई लव यू बोलते हो डिवाइन को, आप उससे कनेक्ट होते हो और आप सारी सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करते हो। तो जब आज आप ये कर रहे हो तो आप उतना डीपली उसको फील करके कीजिए, क्योंकि इनडायरेक्टली जब भी आप ये कर रहे हो तो आप वो जो कॉर्ड आपका कनेक्टेड है वो पर्सन से, आप उसको डिसकनेक्ट कर रहे हो। उसके अलावा आप खुद को हील कर रहे हो, आप खुद को एक हैप्पी मोड में लेके आ रहे हो, आप उससे खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हो, यानी आप उससे अटैच जो आपके इमोशंस थे, जो आपको यहाँ पे बैठ के हुए भी हर्ट हो रहे, आप उसको वो पर्सन से डिस्कनेक्ट कर रहे हो। तो डू दिस एक्टिविटी विथ मच मोर डेडिकेशन नाउ। और जो वो हार्ट आपने लगाया है ना, उसमें आज आप अपना फोटो भी ऐड कीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप हीलिंग खुद को दे रहे हो, इनडायरेक्टली इन सबको फॉरगिवनेस मांग के आप हीलिंग खुद को दे रहे हो। अभी आपने 2 चीजें कर ली, एक में आपने खुद को एम्प्टी कर लिया, आपकी बातों को एक्सप्रेस करके सामने वाले का टाइम और वे समझ के। दूसरा, आप खुद को एम्प्टी रख कैसे पाए, बाय हीलिंग, राइट। आप अगर ये सब चीजें करते हो, आप पैटर्न्स को चेंज करते हो, तो इनडायरेक्टली आप एक ना खुद को हीलिंग के मोड में लेके आते हो। आप ओपन टेक्निक करते हो तो इनडायरेक्टली आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, खुद को एक बेटर पोजिशन में लेके आ रहे हो। अभी जैसे मैं बोलती हूँ ना, एम्प्टी विथ हीलिंग, है ना। एक बार आप एम्प्टी हो गए हीलिंग के साथ, फिर क्या कर रहे हो, स्टे एम्प्टी विथ एक्सेप्टेंस, यानी आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। अगर आपको एक बार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कार्मिक पैटर्न ये सब कुछ समझ में आता है, तो इनडायरेक्टली यू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन चीजें आप ही ने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करी है, या आप ही अनकॉन्शियस थे कि ये पैटर्न आपकी लाइफ में हो गया है। तो आपको वो लोगों पे रिएक्ट करने की जगह पे आपने का पैटर्न को चेंज करना चाहिए, खुद के थॉट्स को, तो आप इसमें से रिजॉल्व हो पाएंगे। अगर आपको ये पैटर्न, ये थ्योरी समझ में आ रही है, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपने अगर बुद्धा का इमेज देखा होगा, दैट इज रिक्लाइनिंग बुद्धा। अगर ये इमेज आप देखोगे, इसमें बुद्धा क्या कर रहे हैं, ही इज नॉट स्लीपिंग, है ना, वो सो नहीं रहे, उनकी, है ना, वो डीप सोते मतलब क्या, हम लोग अनकॉन्शियस हो गए हमारे सराउंडिंग के बारे में, हम लोग अनदेखा कर रहे, हम सब सो गए, तो वो सो नहीं रहे। उसके अलावा सेकंड क्या है, वो ना खड़े है, खड़े यानी क्या, हम लोग खड़े कब होते हैं, जब हमको एक्ट करना है, हमको एक्शन में आना है। तो रिक्लाइनिंग बुद्धा, उसकी इमेज ये दर्शाती है कि इन लाइफ यू डोंट हैव टू एक्ट, यानी वो खड़े भी नहीं है ना वो सो रहे हैं, यानी वो अनकॉन्शियस नहीं है अपने सराउंडिंग के बारे में, उनको पता है क्या चल रहा है सराउंडिंग में। अगर आप उनकी रियल इमेज भी देखोगे, बैंकॉक में जो रखी हुई है, उसके आजू बाजू सिर्फ इतना सा स्पेस है वॉकिंग, आपको जो इमेज में दिख रहा है, दिस इज द रियल इमेज। अब इसके बाजू में इतना ही स्पेस है घूमने का। आप सोचिए, वो इतनी बड़ी मूर्ति है, तो कितनी बड़ी स्पेस देनी चाहिए, बट उन्होंने कम स्पेस क्यों दी है, क्योंकि उसके पीछे उसका एक इम्पोर्टेंस है। ये कम स्पेस से आप जहां से भी खड़े रहोगे, आप बुद्धा के ये पूरी मूर्ति का सिर्फ एक ही पार्ट दिखेगा, या तो आप ऐसे देख सकते हो, या आपको ऐसे दिखेगा, या आपको कुछ ऐसा दिखेगा। वो मूर्ति इतनी बड़ी है, ये क्यों उन्होंने इतना स्पेस कम रखा है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि एट ए टाइम आपको लाइफ का, जैसे ये मूर्ति का एक ही पार्ट दिख रहा है, वैसे ही आप जब ये लाइफ जी रहे हो, तो आपको नहीं पता है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। इसीलिए आप अनअवेयर हो एक पार्ट ऑफ लाइफ के लिए, और आप अवेयर हो जो आपके साथ ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है उसके लिए। तो एट ए टाइम आप सिर्फ एक ही सिचुएशन लाइफ की देख सकते हो और एक सिचुएशन नहीं देख सकते हो। तो इसीलिए अगर कोई आज आपका फ्रेंड है, तो शायद कल वो आपका दुश्मन हो जाएगा, और शायद आज वो जो दुश्मन है, कल वो जाके फ्रेंड भी हो सकता है। तो
इसीलिए अगर ये रिलेशनशिप जो कॉन्स्टेंटली चेंज होने वाले हैं, तो उसके लिए बुद्धा ने जो फाइंड आउट किया, जो ट्रूथ ऑफ लाइफ उन्होंने फाइंड आउट किया, वो सिर्फ उन्होंने यही फाइंड आउट किया, और वो उनकी ये इमेज बताती है कि इन योर लाइफ इफ यू आर फेसिंग एनी सिचुएशन, डू नॉट एक्ट, बट डोंट बी अनअवेयर ऑल्सो, बी अवेयर, स्टार्ट रिजॉल्विंग। क्या कि आप ना एक्ट कीजिए, ना आप उसको अनअवेयर या ना अनदेखा कीजिए, बट उनको अवेयरनेस के साथ देखिए। अवेयरनेस, ये मैंने ही मेरी लाइफ में अट्रैक्ट किया, ये मेरे कार्मिक पैटर्न है जो आज मेरे सामने आ रहे हैं, और अगर आप रिएक्ट नहीं करते हो तो इनडायरेक्टली आप उनको रिजॉल्व कर रहे हो। तो आप अगर कोई चीज में एक्सेप्टेंस लाते हो ना, तो इनडायरेक्टली आप क्या हो रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ट्रांसफॉर्म टू द नेक्स्ट। अभी जैसे समझो किसी को डर है हाइट्स का, फियर है उनको ऊंचाई का, ठीक है, तो अगर वो जाके बंजी जंपिंग करते हैं, बंजी जंपिंग में जैसे आपके पैरों को एक रोप बांधते और आपको नीचे खाई में डाल देते हैं, तो इनडायरेक्टली आप एक हाइट पे से नीचे जंप कर रहे हो। तो अगर आप एक बार वो जंपिंग कर लेते हो या स्काई डाइविंग कर लेते हो, एरोप्लेन से नीचे कूद के, इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ है ना किलोमीटर से ऊपर से कूद के, तो एक आपके जो दिमाग में पैटर्न था ना इतने दिन का, फियर ऑफ हाइट्स का, तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कम होगा। और जब आप वो एक्टिविटी करके वापस घर आओगे ना, तो यू वोंट बी द सेम पर्सन जो पहले गया था, तो आप में क्या आएगा, आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो सिमिलरली जब आपके लाइफ में कुछ निगेटिव होता है और आप ये रिक्लाइनिंग बुद्धा का जो मैसेज है उसके साथ अगर आप रहते हो, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। सो ट्राई एक्सेप्टिंग एंड एक्सेप्ट विथ ग्रेस, ग्रेस के साथ यानी खुशी के साथ ये चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, एंड एक्सेप्ट विथ ग्रैटिट्यूड। बेस्ट तरीका क्या रहेगा जो हम लोग अभी तक करें, ग्रैटिट्यूड आपको एक हैप्पीनेस देता है, तो डू ट्राई एक्सेप्टिंग एवरीथिंग अराउंड यू विथ ग्रैटिट्यूड। So do try accepting everything in your life with gratitude. अगर आप एक्सेप्ट करते हो with gratitude, चेंजेस क्या आएंगे, जैसे पहले आपने क्या किया, आपने एम्प्टी कर लिया खुद को, एक्सप्रेस करने का नए तरीके ढूंढ के निकाले, नए वे से आप एक्सप्रेस करने लगे। फिर उसके बाद आपने वो मेंटेन किया पीस, अपने पैटर्न्स को ब्रेक करके, अपने थॉट्स को ब्रेक करके। जब आप एम्प्टी कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो एंजॉय कीजिए ग्रैटिट्यूड के साथ, और आप खुद को हील कर पाएंगे। और अगर आपको हील करना है, आपको खुद के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, यानी अगर टू फॉल इन लव विथ योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू हैप्पीनेस। आप खुश रहना है, जैसे हमारा फर्स्ट आज का मोटिव क्या है, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको खुश रहना है। अगर हम खुश रहेंगे तो हम सराउंडिंग में सबको खुश रख पाएंगे, है ना। तो बी हैप्पी, लव योर सेल्फ, वो सीक्रेट है हैप्पीनेस का। आप खुद को प्यार कैसे कर सकते हो, तो बहुत अच्छा लुई सी का एक टेक्निक है मिरर वर्क, उसके ऊपर पूरी एक बुक है। आप वो सारे टेक्निक्स 21 डेज के फॉलो कर सकते हो, उसमें वो अलग अलग तरीके बताती है, जिसके कुछ पार्ट्स मैं आज आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, आज आपको मिरर के सामने खड़े रहना है, खुद को देखना है, खुद के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करना है। आप जब किसी अजनबी को मिलते हो तो आप क्या करते हो, आप खुद का नाम बताते हो, राइट, खुद का एक्नॉलेजमेंट, यानी मैं क्या करता हूँ, क्या हूँ। तो आप खुद के साथ वो कन्वर्सेशन कीजिए, आप खुद को बताइए कि वो सामने वाला पर्सन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते, जैसे जो भी बातें आप बोलते हो इनडायरेक्टली आपकी इमेज वैसे बनती है। कि अगर आपको ये जो मैं दिखा रही हूँ सेल्फ टॉक का सर्कल है, अगर आपको खुद में कुछ चेंजेस लाने हैं तो आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, आपको जो बातें आप खुद के साथ बोलते हो, अगर आप उसमें चेंजेस लाओगे ना, तो आपको एक पर्सनालिटी में शिफ्ट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो नीचे है सेल्फ टॉक, अगर आप सेल्फ टॉक पे वर्क करते हो, यानी आप जो लोगों के साथ बातें कर रहे हो, सॉरी खुद के साथ जो बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद को बोलती हूँ कि यस यू कैन डू इट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू विल मेक इट, और फिर बाद में मेरे दिमाग में खुद की इमेज कैसे बनेगी, कॉन्फिडेंट, प्रेजेंटेबल, है ना। फिर मेरे एक्शंस कैसे होंगे, उतनी ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, और मैं जो जहाँ पे भी जा रही हूँ मैं वो सारे टास्क को प्रेजेंटेबल वे में कर रही हूँ, राइट। तो लोगों के सामने मेरी इमेज कैसे बनेगी, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। उसके बाद उसकी वजह से मेरे को वैसे एक्सपीरियंस आते जाएंगे, इनडायरेक्टली मेरी बिलीफ खुद के बारे में क्या बनेगी कि मैं कोई भी सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ, मैं कोई भी वे में खुद को प्रेजेंट कर सकती हूँ, आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। तो ये जब मेरी बिलीफ बनती है, इनडायरेक्टली वापस मेरा सेल्फ टॉक कैसा होगा, यस आई कैन डू एनीथिंग।
तो मैं खुद को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाऊंगी। तो एवरीथिंग चेंज विथ योर टॉक। यूजुअली हम लोग खुद को क्या करते हैं, हम खुद को ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, खुद की गलतियां बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह उठने में लेट हो गया, तो यूजुअली हम क्या बोलते हैं, अरे यार लेट हो गया, अरे अभी मेरा नेक्स्ट पूरा रूटीन ही बेकार हो गया, अरे मेरे से तो उठना भी नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ से सेल्फ टॉक चेंज करते हो तो तुरंत सेल्फ इमेज आपकी चेंज हो जाएगी, मुझसे तो इतना भी नहीं होता है। एक्शंस में क्या आएगा कि तुरंत जो आगे के एक्शन है, सब काम लेट हो रहे, सुबह ही लेट उठी इसलिए सब कुछ बिगड़ गया। आपको समझे? यहाँ से पूरा शिफ्टिंग हो गया। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो आउटर इमेज है वो कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी आपके एक्शंस की वजह से। जस्ट अ सेकंड। आप क्या करोगे कि ओके, आप आई स्टार्ट। आप क्या करोगे, तो आपको जो भी, जैसे नहीं मैंने आपको बोला कि अगर आप खुद को ब्लेम करते हो तो इनडायरेक्टली आपके आउटर इमेज, आपके एक्शंस की वजह से आपकी आउटर इमेज बनती है। लोग आपको एक्शन से पहचानते हैं, तो तुरंत आपकी आउटर इमेज में शिफ्ट आ जाएगा। आपकी आउटर इमेज शिफ्ट होगी तो लोगों के जो रिव्यूज आपको आएंगे उस पे से आपकी बिलीफ वैसी ही बनती जाएंगी, वापस से आपका सेल्फ टॉक वैसा बनेगा, सारे आपकी इमेज में ही शिफ्ट लोअर साइड आएगी, डिटोरिएट होती जाएंगी। तो आपको अगर कुछ भी खुद में शिफ्ट लाना है तो आपको शिफ्ट कहाँ पे लाना होगा, सेल्फ टॉक में लाना होगा, है ना। अगर जो भी आप टॉक कर रहे हो खुद के साथ, तो अगर उसमें आप शिफ्ट लाओगे तो अपने आप से आपकी इमेज में शिफ्ट आ जाएगा। तो डू वर्क ऑन योर सेल्फ टॉक। तो मिरर वर्क में हमको यही करना है। जब हम मिरर के सामने खड़े रह रहे हैं तो इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्फ, और आप जो अफर्मेशन बोलोगे तो इनडायरेक्टली वो आपकी इमेज को शिफ्ट करने वाला है। तो आप क्या अफर्मेशन यूज कर सकते हो, जैसे आप मिरर की तरफ देख के बोल सकते हो, हाउ कैन आई मेक यू हैप्पी। अगर आज आपको फील नहीं हो रहा है उससे बात करने के लिए तो आप सिंपल कुछ भी चीजें बोल सकते हो। आप खुद के लिए एक चीयर लीडर बन सकते हो। आप कुछ चीजें ऐसी भी बोल सकते हो जो नहीं, सपोर्ट अस, लव अस एंड मेक अस फील गुड, जो आपको अच्छा फील होगा, जो आपको एक सपोर्ट देगा, प्यार देगा। अगर कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, इट इज सो सिली टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या आपको फील होता है अरे आप ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे तू पहली थी ना वैसी नहीं है, क्योंकि आप सामने मिरर की इमेज को एक दूसरा पर्सन कंसिडर करके बात कर रहे हो। तो आप कैसे बोलोगे, जैसे तू पहली थी वैसी नहीं है, नाउ यू आर हॉट पोटैटो, या नाउ यू आर लुकिंग डिफरेंट, नाउ यू आर ओबेस। अब कुछ भी एक कन्वर्सेशन आप स्टार्ट कीजिए। जब आप बोलते जाओगे ना कि और यू मेक अस फील सिली, आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते जाओगे तो धीरे धीरे आप बोलोगे। ये भी बोल सकते हो, आई एम लर्निंग टू लव यू। आप डायरेक्टली आई लव यू पे शायद जंप ना करो, आप बोलोगे आई एम लर्निंग टू लव यू, फिर आप बोलोगे आई लव यू। अगर आप खुद को प्यार करोगे ना, खुद को अप्रिशिएट करोगे, तो आप वेट नहीं करोगे कि दूसरा अप्रिशिएट करे। तो अगर आप खुद को प्यार और अप्रिशिएट करोगे तो अपने आप से वो आपके आउटर इमेज में आएगा, आपके एक्शंस में दिखेगा। तो विल गेट बेटर एंड बेटर ईच डे। आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रिशिएट अफर्मेशन इंटरनेट से निकाल सकते हो खुद से बात करने के लिए। जैसे ये कुछ मैंने आपको दिए, सेल्फ अप्रिसिएशन एंड सेल्फ लव कम्स टू मी विथ ईज। आई अनकंडीशनली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये अनकंडीशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर रिलेशनशिप आपसे कुछ ना कुछ कंडीशन रखता है। तो एटलीस्ट यू डोंट कीप any conditions for yourself, accept your mistakes, accept yourself as you are। गिल्टी मत फील करवाइए खुद को मिस्टेक्स के लिए बार बार। इट्स ओके, हम लोग कोई डूज एंड डोंट्स के साथ नहीं आए, तो इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स। एक्सेप्ट योरसेल्फ अनकंडीशनली। आई एम वर्दी ऑफ लव, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग। आप खुद को वर्दी समझिए, आप खुद को माफ कीजिए, खुद को हीलिंग दीजिए। आई एम ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट, है ना। आप खुद को ब्यूटीफुल मानेंगे तो अपने आप से, जैसे मैंने आपको क्लोथ्स के सेक्शन में बोला था मेरे फ्रेंड के बारे में कि वो ओबेस थी बट वो खुद को अंदर से ब्यूटीफुल मानती थी, तो अपने आप से उसके ऊपर सारे कपड़े खील के दिखते थे। तो आप खुद के लिए बोले आई एम ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट, द ओनली अप्रूवल आई नीड इज माई ओन, है ना। ये अगर आप फील करोगे तो अपने आप से हमेशा आप एक हैप्पी स्टेट में रहोगे, क्योंकि आप दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो। माई हार्ट इज ओपन एंड रेडी फॉर लव। आई वेलकम लव विथ ओपन आर्म्स। एवरीथिंग आई टच इज सक्सेस। I deeply love and approve of myself. I am perfect reflection of my beautiful soul. I love me. अभी आप आंखें बंद कीजिए, मैं कुछ अफर्मेशन बोलती हूँ, आप फील करके देखिए आप कैसा लग रहा है। I am loved. I am wanted. I am enough. I am strong. I am smart. I belong here. I make others smile. I accept myself. I am confident. I am worthy of great life. I am worthy of love. I am great. I am respected.
I am living to my fullest potential. I am beautiful. I am full of gratitude. I attract opportunity. I am kind. I am beautiful. I love myself. कैसे लगा आप सब लोगों को ये सब कुछ? जब ये मैं आपको बोल रही थी तो आपको इतना ब्यूटीफुल लगा। इमेजिन कीजिए जब आप ना मिरर के सामने खड़े रह के कुछ अफर्मेशन खुद को बोलोगे तो वो कितना ज्यादा हीलिंग आपको देगी, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको देगी, राइट? तो इसीलिए जब नेक्स्ट टाइम आपकी सराउंडिंग में कुछ होगा ना तो फिर वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपके अंदर से आ रही है। क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो तो आपको दूसरे से प्यार की एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। तो स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड टू योर सेल्फ। सेल्फ लव विल बिकम योर सुपर पावर। तो यही हमारा चैलेंज 10 है, टू गिविंग ग्रैटिट्यूड टू सेल्फ। तो पहले आपको क्या करना है, आपको वेज ढूंढने हैं सामने वाले को अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, यानी आप एम्प्टी हो जाओगे। उसके साथ साथ आपको खुद की हीलिंग करनी है। तो हीलिंग के लिए मैं एक कॉर्ड क्लेंजिंग मेडिटेशन सेंड करूंगी, तो वो आप कीजिए। उसके बाद आपको होपोनोपोनो का जो आपने हार्ट बनाया उसमें का एक इमेज स्टिक कीजिए, क्योंकि आपको याद आएगा कि आपको पहले खुद को हील करना है, खुद को हीलिंग देनी है, खुद के साथ मिरर टेक्निक करनी है। फिर मैं आपको एक मिरर वर्क का मेडिटेशन भेजूंगी लुइस हे का, वो आपको करना है। क्योंकि जब वो मेडिटेशन आप करोगे तभी आपको रियलाइज हुआ कि कितना डीप आपका इनर चाइल्ड सफर कर रहा है, क्योंकि आप उसको किस वे से ट्रीट करते हो। और जब आप मेडिटेशन का वो एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना, तभी आपको समझेगा कि आपकी कितनी डीप लेवल की हीलिंग हो चुकी है। सो डू दैट मेडिटेशन, उसके एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। उसके साथ साथ उस एक्सपीरियंस में से जो भी अफर्मेशन आपको पसंद आता है, तो जहाँ पे भी आप सोते हो तो बेड के बाजू में वो अफर्मेशन को स्टिक कीजिए, ताकि वो आपको एक रिमाइंडर रहेगा खुद को मिरर में देख के मिरर टेक्निक रोज करने का। उसके अलावा वो अफर्मेशन आप पढ़ते भी हैं तो इनडायरेक्टली आप खुद को हील कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट था कि आपको कॉर्ड क्लेंजिंग मेडिटेशन करना है, ओपोनोपोनो वाले में खुद का इमेज स्टिक करना है, आपको मिरर मेडिटेशन करना है, आपको खुद के बेड साइड एक अफर्मेशन स्टिक करना है, और आप खुद को, जैसे हमने सबको गिफ्ट दिया, राइट, घर को, कपड़ों को, तो आप खुद को आज एक गिफ्ट कीजिए। आप खुद को एक ट्रीटमेंट एक अलग तरीके के दीजिए। सिंपल, अगर आप कुकुम्बर भी आंखों पे रख के सोते हो ना काफी, तो इनडायरेक्टली आप खुद को एक ना रिटर्न गिफ्ट दे रहे हो। आप रेस्ट दे सकते हो, आप शॉपिंग के लिए जा सकते हो, आप बाहर एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जा सकते हो। दैट विल बी योर रिटर्न गिफ्ट। अब कुछ भी आपको जो लगता है आप वो तरीके का खुद को रिटर्न गिफ्ट दीजिए एंड बी अकाउंटेबल। ये चैलेंज किसी और के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपको सेल्फ टॉक ऐसा नहीं ऐसा करना है, ठीक है। वो आपको हेल्प करेगा, वो मोटिवेट करेगा। क्योंकि हम लोग ग्रैटिट्यूड दूसरे को देने के लिए हमको बहुत ईजी है, बट जब खुद की बारी आती है ना तो दैट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। और उसके लिए आपको एक पार्टनर लगेगा जो आपको रिमाइंडर दे के आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है। सो बी अकाउंटेबल टू समबडी। तो आज आपको वो जो हार्ट का फोटोग्राफ शेयर करना है, ये 2 मेडिटेशन करोगे उसका एक्सपीरियंस शेयर करना है, अब जो अफर्मेशन आपके बेड साइड स्टिक करोगे उसका एक फोटो शेयर करना है, और उसके अलावा आप खुद को एक रिटर्न गिफ्ट क्या दे रहे हो उसका एक फोटो आपको स्टिक शेयर करना है। तो आप ये सारे फोटोग्राफ्स ग्रुप में पोस्ट कीजिए, ताकि मुझे समझे कि आपने ये चैलेंज किया है। और आप जब फोटोग्राफ सेंड करते हो ना तो इनडायरेक्टली यू मोटिवेट अदर पीपल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आज हमारे 10 डे कंप्लीट हुआ है। वी हैव 1 more day टू गिव ग्रैटिट्यूड। सो आई होप you are enjoying this beautiful journey of ours. So thank you so much for being the part of this beautiful journey. Thank you. Thank you.